जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग देखे थे वेक्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनती है, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया था। आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर और 3D दोनों को मिलाकर जो आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, चाहे वो 2 अंक स्तरीय हो या 5 अंक स्तरीय हो। क्वेश्चन 1 या 2 या 3 होगा, लेकिन उसी क्वेश्चन पर अलग अलग टाइप से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब काहे नहीं किया है, अब तो कर लीजिए। क्या बचे हुए दिनों में आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि अब वक्त गुजर रहा है, वक्त कुछ समय बचा हुआ है, कुछ दिन आपके पास है और बचे हुए दिनों में आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है, रिवीजन। तो यदि आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है ऑब्जेक्टिव का, तो एक बार सभी ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी वीडियो हैं, जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर प्रायिकता तक लगभग सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया है और सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जितना आपको पढ़ाया गया है सिर्फ उतना ही आपको देखना है। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर करा दिया गया है आपको। ठीक है, तो आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्जेक्टिव का लगातार सीरीज आपका चल रहा है और हर रोज शाम में 7 बजे आप लोग के लिए 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़े, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग को कहना है कि यदि आपके आसपास कोई भी आपके छोटी भाई बहन है जो क्लास 9 में है, अब 10 में जाएंगे, या 10 में है 11 में जाएंगे, या 11 में है 12th में जाएंगे, ठीक है, तो उन लोग के लिए जो 2022-23 में बोर्ड एग्जाम होगा, उनके लिए बहुत मामूली सा रकम में, एकदम छोटे से रकम में जो है पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। और वो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, अन्यथा यूट्यूब पर जो आपको क्लास मिल रहा है वो मिलते रहेगा। देखिए सवाल का टाइप क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और एक बार नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं आपसे। तो हम इस पर चर्चा करने से पहले इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको कि ये समीकरण आखिर बनता कैसे है और उसका भाव क्या होता है। जब आपको दोनों तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, ये समीकरण पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या इस पर आधारित सवाल आपसे और भी तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आपको कुछ ऐसी भाषा लिखेगा कि दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा दिए गए रेखा के समांतर, दिए गए तल के समांतर है, तो उसका समीकरण आपको निकालना है। फिर से समझिएगा, कोई बिंदु आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए कि बिंदु दे दिया 2, 3, 4, कहेगा कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तथा 2, -3, 5 इसके समांतर है। इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। या इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा और एक दूसरी रेखा है जिसकी द्विकोणीय ये है, तो इसका समीकरण ज्ञात करें, इसका समीकरण ज्ञात करें। सवाल इसी टाइप से आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए जो समीकरण हम लोग पढ़े हैं वो समीकरण क्या है, एक बार देख लेते हैं। x - x1 बटा में l बराबर y - y1 बटा में m बराबर z - z1 बटा में n। यह है आपका समीकरण, जिसमें x1 y1 z1 वह बिंदु है जिससे होकर रेखा जाती है, x1 y1 z1 वह बिंदु है जिससे होकर रेखा जाती है, और ये l m n वह द्विकोणीय है
जिसके समांतर रेखा होती है। सवाल आपसे यह पूछा जाता है, ठीक है। यह LMN वह द्विककोज्या है जिसके समांतर रेखा जाती है, यानी इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर होती है, तो यह द्विककोज्या होगा और यह पॉइंट का मान जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर समझ में आ गया कि यहां पर LMN का मान जो है ये द्विककोज्या होता है। अब तो आप यहां से समीकरण आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको इसका समीकरण बनाना हो, सवाल यह भी आपसे पूछा जाता है, यदि आपको इसका समीकरण बनाना हो तो कैसे समीकरण बनेगा? x माइनस x1 के जगह पर 2 बट्टा में l के जगह पर 2 बराबर y माइनस y1, तो y1 के जगह पर 3 बट्टा में m के जगह पर -3 बराबर z माइनस z1 के जगह पर 4 बट्टा में n के जगह पर 5। देख लीजिए, तो इसी टाइप का समीकरण आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका समीकरण होता है। हाँ, तो जब आपको समीकरण बनाने के लिए कहेगा तो ये बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि उसका समीकरण बना लीजिए। आप समीकरण आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन इसमें जो दूसरा टाइप का सवाल पूछता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है वो ये सवाल है। आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और समीकरण में जो है यहां पर देख लीजिए कि P का मान आपसे P का मान यहां पर पूछा जा रहा है, और ऐसा तब जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। जब दोनों एक दूसरे के लंबवत है तब आपसे पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा। सुनिए, जब ऐसा समीकरण आपको दिया जाए, बात को गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा, एकदम ठक ठक आपके दिमाग में बैठेगा। देखिएगा, जब ऐसा समीकरण आपको दिया जाए तो आपको मतलब रखना है सिर्फ बट्टा वाला से। किससे मतलब रखना है? बट्टा वाला से। लेकिन कब? जब यह समीकरण बिल्कुल सजा हुआ रहेगा तब। अब कैसे सजेगा हम आपको सजाकर दिखाते हैं। केवल बट्टा वाला से मतलब रखना है आपको, केवल बट्टा वाला से। लेकिन ऐसा कब? जब आपका समीकरण बिल्कुल सजा हुआ रहेगा तब। सजने का मतलब क्या है कि यहां x और उसके साथ माइनस में या प्लस में कोई संख्या, y माइनस में या प्लस में कोई संख्या, z माइनस या प्लस में कोई संख्या, x माइनस या प्लस में कोई संख्या, y माइनस या प्लस में कोई संख्या, z माइनस या प्लस में कोई संख्या। सजाने का मतलब ये है। जैसे देखिए, यहां पर ये बिल्कुल सजा हुआ है, ये भी बिल्कुल सजा हुआ है, लेकिन यहां देखिए x बाद में लिखल है, हमको पहले चाहिए। तो चलिए पहले इसको सजाते हैं। सजाने के बाद बट्टा वाला से मतलब रखना है। सजाइए। जैसे ही सजाने का मन होगा ना, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 11। माइनस वाला आ गया प्लस में और प्लस वाला माइनस में। बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू? p बराबर, यहां हमको y चाहिए लेकिन आगू में 3 है, 3 को हटाना है तो 3 कॉमन ले लेंगे। कितना हो जाएगा? y माइनस 1 बट्टा में 2 बराबर, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? z माइनस 17 बट्टा में 5। और किसको सजाना है? और किसको सजाना है? हाँ, और सजाना है आपको, ये तो सजले है, तो लिखिए x माइनस 22 बट्टा में 3p बराबर, यहां से इसको सजाना है, माने 2 हटाना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा y माइनस 7 है ना, तो 3.5 बचेगा, यानी 7 बट्टा में 2। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? तो 27p, और इसके बाद बराबर, ये तो सजल है, z माइनस 100। अब बट्टा में कितना है? तो 6 बट्टा 5। सुनिए, यहां पर जो माइनस है, हमको तो सीधे x माइनस चाहिए, तो ये माइनस को हटा के नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये माइनस को कहां ले आएंगे? नीचे। अब सुनिएगा, फिर ई वाला जो अंक है वो आ जाएगा नीचे। काहे कि सोच के देखिए कि ई इसके बट्टा में रहा होगा तब ना ऊपर चला गया, तो ई जो है आपका कहां आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। फिर यहां जो माइनस है नीचे आ जाएगा। और कहीं ऐसा है क्या? ये तो ठीक है ठाक है। यहां जो अंक है वो कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कितना? 3 था ना, सॉरी 2 था, 2 नीचे आ जाएगा। यहां तो बिल्कुल सही सजा हुआ है। अब ये जो आपका बट्टा वाला पर सिर्फ देखना है आपको, ये बट्टा वाला पर देखना है बस। अब आपको बट्टा वाला को देखना है, एकदम सीखिए ठीक से।
अब आपको क्या करना है, बट्टा वाला को देखना है। तो ई है बट्टा में एल का मान होता है ना, अभी आपको समीकरण लिखना सिखाए हैं। तो ये हो जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2 लिखेंगे। अर्थात L1 बराबर -P M1 बराबर 2/3 और N1 बराबर -5, L2 बराबर 3P, इसके बाद M2 बराबर 27P/2 और N2 बराबर 6/5। सुनिए, अब कहता है कि यदि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 का मान आपको दिया गया है। सवाल आपसे कहता है कि यदि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, तो आपको मालूम है कि जब किसी सदिश का द्विक कोज्य आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको उसके बीच का कोण निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ना cos थीटा का। या फिर जब ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, लिखेंगे प्रश्न से जब दोनों परस्पर लंब हो, तो जब दोनों परस्पर लंब होगा तो क्या होगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर क्या, 0। नहीं, अब फटाफट से मान रख दीजिए। L1 का मान है -P इंटू क्या हो जाएगा यहां पर 3P, अब प्लस M1 का मान है आपका 2/3 इंटू 27P/2, अब प्लस N1 इंटू N1 का मान है -5 इंटू 6/5 बराबर में 0। चलिए, जो कटने वाला उसको काट दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार, ये 5 से 5 कट जाएगा आपका, तो कितना आ गया, -3P स्क्वायर अब प्लस 9P अब प्लस 6, सॉरी प्लस माइनस 6 अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से आप -3 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा P स्क्वायर -3P अब प्लस 2 बराबर में 0। यह आपका गुणामुद्र भाग में चला जाएगा, तो P स्क्वायर -3P प्लस 2 बराबर 0। और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर -2P -P अब प्लस 2 बराबर 0। जब इसमें से आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, P कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा P -2, अब -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, P -2 बराबर 0। यानी हो जाएगा P -2 और इनटू में P -1 बराबर 0, यानी हो जाएगा P -2 बराबर 0 और इसके बाद P -1 बराबर 0। इसलिए P बराबर हो जाएगा 2 और P बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो P का मान है वो 2 होगा और कितना होगा, 1 के बराबर। जो P का मान है वो 2 और 1 होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो 2 तरीके का सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो दोनों तरीके को हम लोगों ने अभी देख लिया है अच्छा से। मुख्य रूप से आपसे यही सवाल पूछा जाता है मेनली, ठीक है, मेन आपका यही सवाल है और यही आपसे पूछा जाता है और खासकर लंब वाला ही, समांतर वाला नहीं पूछता है, खासकर आपसे लंब वाला ही पूछता है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि 3D से सवाल पूछेगा, सब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, तो ये सवाल आपके लिए फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपके 3D से क्या हो सकता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे आपको 2 तलों का समीकरण दे देगा, जैसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए, सवाल आपका है, ये पूछा गया सवाल है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3x - 4y + 5z बराबर 0 और 2x - y - 2z बराबर 5 परस्पर लंब हैं। हम बात कर लेते हैं कि ऐसा आपको समीकरण 2 दिया हुआ रहेगा और दिए हुए समीकरण से आपको यह कहेगा कि सिद्ध कीजिए
कि ये दोनों समीकरण जो दिया गया समीकरण है ये भी एक तल का समीकरण है और ये भी किसी तल का समीकरण है। तो आपसे पूछेगा कि ये दोनों तल एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, या आपको सिद्ध करना है, या दोनों तल एक दूसरे के ऊपर समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। दो तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, या तो कहेगा कि समांतर है या फिर कहेगा कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब आपसे ये पूछे कि ये लंबवत है तो आपको क्या करना है, जो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा उसमें से जो पहला समीकरण रहेगा उसके सभी मानों को, ये वाला मान को, ये इसको a1 b1 c1 मान लेंगे। लिखेंगे माना a1 बराबर 3, b1 बराबर -4 और C1 बराबर हो जाएगा 5। फिर इसके बाद दूसरा वाला को आप a2 b2 c2 मान लीजिएगा, बाद वाला को छोड़ देना है। ये हो जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2। एक बार और देख लेते हैं ठीक से। जब दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि या तो ये समांतर है या फिर लंबवत है। दो ही प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि जो पहला समीकरण रहेगा उसमें x y z, x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और z के गुणांक को c1, और दूसरा समीकरण में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और z के गुणांक को c2 मान लेना है। इसके बाद नाउ, ठीक है, अब यदि दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो क्या होगा, सुनिएगा। जब दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो इसके संगत गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। जब दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर होगा। समझ लीजिए ठीक से। जब ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लंबवत होने का कंडीशन है। और यदि ये एक दूसरे के ऊपर समांतर होगा, पहले लंबवत की बात कर लेते हैं, पहले लंबवत की बात कर लेते हैं। तो चलिए मान रख के देख लीजिए, यहां 3 है यहां 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 अब प्लस b1 b2 है, ये हो जाएगा -4 अब -1 प्लस 5 गुने -2। ठीक है, ये LHS है, यहां पर आपको एक बार लिख लेना था LHS a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चलिए ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 अब माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 6 4 10 में से 10 घट गया तो कितना हो गया, 0 RHS। देख लीजिए, यानी जब इसको आपस में a1 a2 को गुना किया गया, b1 b2 c1 c2 को गुना करके जोड़े तो उसका मान 0 के बराबर आ गया। कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो कहेंगे कि ये दोनों तल एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। लिखेंगे चूंकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, इसलिए दोनों तल परस्पर लंब है, दोनों तल परस्पर लंबवत है, दोनों तल परस्पर लंब है। ये तो लंब का कंडीशन हो गया। इसी में यदि दूसरा सवाल आपसे पूछता कि सिद्ध करे कि ये दोनों तल एक दूसरे के समांतर है, तब क्या रहता। तो समांतर होने के कंडीशन में लिखेंगे जब दोनों तल एक दूसरे के समांतर होगा
तो क्या होगा, A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2, यानी इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों तल एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा तो उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो समांतर होगा, तब समांतर होने के कंडीशन में अनुपात बराबर होना चाहिए, और लंबवत होने के कंडीशन में उसके संगत गुणांकों का योगफल 0 के बराबर होगा, तो लंबवत होगा। आशा करते हैं कि दोनों चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, समीकरण आपको दे देगा तो या तो परस्पर लंबवत होने की बात करेगा या परस्पर समांतर होने की बात करेगा। दोनों कंडीशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप की तरफ। अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे या उसका टाइप क्या होने वाला है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखें, तीसरा क्वेश्चन आपका है। सवाल क्या कहता है सुनिएगा। कहता है दो सरल रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें जिसके द्विक अनुपात कितना है। तो द्विक अनुपात है 1:1:0 और 2:1:2। दो सरल रेखा के बीच का दो सरल रेखा के बीच का आपको न्यून कोण निकालना है, ठीक है। और जिस न्यून कोण के लिए आपको यहां पर दोनों सरल रेखा का द्विक अनुपात दिया गया है। आपको बताए थे कि जब दो सरल रेखा दिया गया है और उसके बीच का कोण आपको निकालना है तो cos थीटा। चलिए cos थीटा, अच्छा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस N1 N2, यही ना होता है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा हमको चाहिए क्या, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए क्या चाहिए, तो L1 का मान, M1 का मान, N1 का मान, L2 का मान, M2 का मान और N2 का मान, अर्थात इसका द्विक कोज्या और इसका द्विक कोज्या, नहीं दोनों का द्विक कोज्या चाहिए। और आपको मालूम है कि जब द्विक अनुपात दिया गया है तो द्विक कोज्या निकालना कितना आसान है, आसानी से निकाल लेते हैं, देख लीजिएगा। पहले इसका द्विक कोज्या निकालेंगे, लिखेंगे 1:1:0 का द्विक कोज्या कैसे निकलेगा बाबू, तो L1 बराबर कितना होता है, तो जैसे इसका निकाल रहे हैं, इसका द्विक कोज्या निकाल रहे हैं, तो इसको ऊपर रखेंगे और बटा में रूट अंडर सभी संख्या के वर्गों का योगफल, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। इसके बाद M1 बराबर कितना, तो फिर दूसरा को ऊपर रखेंगे अब बटा में सभी संख्या के वर्गों का योगफल, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अब प्लस 0 का स्क्वायर। N1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटा में रूट अंडर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 बटा में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 2, यानी 1 बटा में रूट 2 बराबर M1 का मान भी 1 बटा में रूट 2, आई तो ऊपरे में 0 हो गया, तो N1 का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। चलिए अब दूसरा जो आपका है द्विक अनुपात, यानी 2,1,2 की द्विक कोज्या। अब इसका द्विक कोज्या आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। द्विक कोज्या पहला का L1 M1 N1 माने हैं, तो इसका L2 M2 N2 मान लीजिए। देखिएगा L2 बराबर कितना हो जाएगा, तो पहला को ऊपर रखेंगे अब बट्टा में रूट अंडर सभी संख्या के वर्गों का योगफल, यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अब प्लस फिर 2 का स्क्वायर। M2 बराबर 1 बटा में दूसरा को ऊपर रखेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस फिर 2 का स्क्वायर। इसके बाद N2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 अब बटा में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चेक करो, यह हो जाएगा आपका 2 बटा में 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 5 और 4 9, नहीं अरे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 5 और 4 9, यानी रूट अंडर 9। तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में 3।
इसके बाद इसको देखिएगा तो 1/√9 यानी हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा 2/√9 यानी हो जाएगा 2/3। हो गया। देख लीजिए सब्जेक्टिव सवाल है तो आप उसको सब्जेक्टिव तरीके से बनाइएगा तभी ना आप ज्यादा नंबर ला पाइएगा। क्या ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना होता तो अब तक कब का खत्म हो गया होता सवाल, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव तरीके से ही हम आपको बनाकर दिखाएंगे। अब आइए, ये तो निकल गया मान, तो हमको चाहिए था न्यून कोण यानी थीटा का मान। तो इसका फॉर्मूला है ना आपके पास, देख लीजिएगा। इधर क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्या है फॉर्मूला? तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। फटाफट मान रख दीजिएगा। cos थीटा बराबर L1 का मान यहां पर है 1/√2, L2 का मान यहां पर है कितना? तो 2/3 अब प्लस M1 का मान यहां है 1/√2 इंटू M2 का मान यहां पर है 1/3 प्लस N1 का मान यहां है 0 और यहां पर N2 का मान है 2/3। चलिए तो हो जाएगा cos थीटा बराबर, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं ना, यहां पर रूट लगा के स्क्वायर कर दीजिए तो एगो √2 से एगो √2 कट गया, तो ऊपर में बच गया आपका कितना? √2/3 प्लस गड़बड़ हो गया, आप नहीं काटिए, अभी नहीं काटिए, फिर गुना करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे यदि नहीं काटिए करता हूं ना, रुक जाइए, अभी नहीं काटिए इसको। कितना है? 1/√2 इंटू 2/3 ना। चलिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2/2√3 प्लस यहां हो जाएगा आपका 3√2 ना, सॉरी ओ तेरी के 3√2 प्लस 1/3√2 प्लस 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए दीजिए, 0 हो गया था। यानी हो जाएगा cos थीटा बराबर, यदि आप इसका लॉसल लेते हैं तो 3√2 आएगा, नहीं 3√2 से 3√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, तो 2 1 3 और बटा में आपका है 3√2, तो यहां लिखेंगे 3√2, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा cos थीटा बराबर कितना? तो 1/√2। अब cos में 1/√2 कितना का मान होता है? तो आपको मालूम है cos थीटा बराबर लिख सकते हैं cos π/4, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 के बराबर। अच्छा cos से cos कैंसिल हो गया, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? π/4, यानी दोनों समतल के बीच का जो कोण है, ठीक है, वो कितना के बराबर? सॉरी, दोनों सरल रेखा के बीच का जो कोण है वो कितना होगा? π/4 यानी 45 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसका जवाब इस तरीके से दीजिएगा। या दूसरा टाइप ये भी हो सकता है कि जहां पर जो द्विक अनुपात दिया गया है वो द्विक अनुपात ना देकर सीधे सीधे आपको ये द्विक कोज्या दे दे, सीधे सीधे, ठीक है, तब आपको जब द्विक कोज्या दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है और किस तरीके से आपसे पूछा गया है। आइए नोट कर लीजिए इसको। आइए, ये क्वेश्चन आप लोग को पिछले दिन बता दिया गया है। यहां पर सवाल आपका ये सदिश का सवाल है, यानी वेक्टर का सवाल है। इसमें यह दिया गया है कि ए वेक्टर का मान इतना है, बी वेक्टर का मान इतना है, ठीक है। तो कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अक्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी पहले कहता है कि दोनों सदिश को जोड़ दीजिए, दोनों सदिश को घटा दीजिए और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऐसे एक बार पहले आपको बता दिए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और इसमें ऐड करना है किसको? तो बी कैप, बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर क्या है? 7i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 6k कैप, ठीक है।
जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 आई कैप प्लस 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा सीधे जे कैप -5 और प्लस 6 तो घट के कितना हो जाएगा प्लस के कैप। इसके बाद कहता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान क्या होगा, यानी आपको घटाना है। तो चलिए देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप -5 के कैप में से किसको घटाना है, तो बी वेक्टर को। बी वेक्टर क्या है 7i कैप -3j कैप अब प्लस 6k कैप। घटा दीजिए, देखिए 3i कैप और यहाँ 7i कैप घट के कितना हो जाएगा तो -4i कैप 4j कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 हो जाएगा कितना तो प्लस 7j कैप -5k कैप और -6k कैप तो हो जाएगा -11k कैप। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अक्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान देख लीजिएगा। देखिए इसके लिए क्या आ जाएगा, ऐसे डिटर्मिनेंट आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा प्लस वाला पहले है इसलिए इसके अंक को पहले लिखेंगे तो 10 1 1, माइनस वाला बाद में है तो इसके अंक को बाद में लिखेंगे -4 7 -11। ठीक है, अब बाकी आपको R1 को विस्तार कर लेना है तो क्या हो जाएगा देखिएगा आई कैप ज्यों का त्यों। इसके बाद इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, ये आपका कॉलम छूट जाएगा ये रॉ छूट जाएगा 1 1 7 -11 1 1 7 -11। इसके बाद हो जाएगा -j कैप। अब जे कैप में जाएंगे तो इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, ये रॉ हो जाएगा ये कॉलम हो जाएगा तो 10 1 -4 -11 10 1 -4 -11। इसके बाद प्लस के कैप। ठीक है, तो जब के कैप में जाएंगे तो ये इसका कॉलम छूट जाएगा ये रॉ छूट जाएगा 10 1 -4 7 10 1 -4 7। ठीक है, चलिए देखिए कितना हो जाएगा आई कैप -11 और इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +7। सॉरी बीच में माइनस का चिन्ह आएगा ना, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा तो हो जाएगा -7, फिर -j कैप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -11 दाही के 110 और माइनस तो -4 यानी +4, फिर प्लस के कैप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 7 70 और माइनस, फिर हो जाएगा -4 तो माइनस माइनस +4 -11 -7 यानी हो जाएगा -18 आई कैप, ये हो जाएगा -110 और +4 तो घट के हो जाएगा -106। अब माइनस पहले से भी है तो +106 जे कैप, ये हो जाएगा +70 4 74 के कैप। ठीक है, देख लीजिएगा ये आपका जो है क्वेश्चन बन चुका है -18 आई कैप +106 जे कैप और +74 के कैप। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आपको कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देगा, ए वेक्टर का मान दिया हुआ रहेगा बी वेक्टर का मान दिया हुआ रहेगा तो कह देगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करें, तो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बस सिंपल सा ये वाला आपको कार्य करना है, आसानी से निकल के आ जाएगा। और जब ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उसको किस तरीके से बनाना है ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है देखिएगा 5i कैप प्लस जे कैप -3k कैप -3k कैप, ये मान लीजिए कि ए वेक्टर का मान है। बी वेक्टर का मान भी यहां पर दिया गया है 3i कैप -4j कैप +7k कैप 3i कैप -4j कैप अब +7k कैप। ठीक है, तो कहता है कि इसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना के बराबर होगा। आपसे सवाल पूछा है कि इसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होगा या इसके अदिश गुणनफल का मान कितना होगा। आप लोग को ये सवाल बनाना है, बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखना है। ठीक है, हाँ आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आज के कार्यवाही को यहीं खत्म करते हैं। फिर हम लोग इसका एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें
लगभग 2009 से लेकर 2021 तक के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन के एक टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देंगे और बता भी देंगे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन जो 2-3 बार आएगा उसको छोड़ के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग के लिए लेकर आएंगे और वो कल आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद यानी परसों आप लोग को प्रायिकता का वीडियो आने वाला है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।